स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए झारखंड बोर्ड ने केवल अब तक एक ही मॉडल शीट जारी किया है और इसमें से भी हमें 3 अलग अलग सेक्शन दिखाई देता है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 7 प्रश्न हैं और उन 7 प्रश्नों पर आज हम जो हैं विस्तृत ढंग से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, परीक्षा में हालांकि आपको 7 प्रश्न में से 5 ही बनाना होगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर में 7 प्रश्न पर विस्तृत ढंग से चर्चा कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है सेक्शन बी, इसके अंदर भी टोटल 7 प्रश्न हैं और यहाँ पर एग्जामिनेशन में फिर से आपको कह रहे हैं कि 5 ही प्रश्न आपको हल करना होगा, ठीक है। फिर इसी ढंग से सेक्शन सी के अंदर में टोटल प्रश्नों की संख्या 5 होगी, लेकिन इन 5 प्रश्नों में से एग्जामिनेशन में आपको मात्र 3 ही प्रश्न हल करने हैं। तो इस ढंग से सारे प्रश्नों को सेटअप किया गया है। उम्मीद है ये बात समझ में आ चुका होगा आपको पहले भी, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताते चलूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले काम आप करिएगा क्या कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन या फिर जो सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, इसे आप विस्तृत ढंग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इनमें से किन्हीं 5 ही प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है, ठीक है। कितना देना है? आंसर एनी 5 ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी कि जो प्रश्न का जवाब आपको पूछा जा रहा है उसका जवाब आप या तो एक शब्द में दे दीजिए, यानी कि एक सिंगल वर्ड में, या फिर आप एक वाक्य में, यानी कि एक सेंटेंस बना करके भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यानी कि द वैल्यू ऑफ ईच क्वेश्चन इज फिक्स्ड एट 2 मार्क्स। तो इस ढंग से आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का पालन करते हुए ही हमें सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे कहा कि 7 प्रश्न टोटल दिए हुए, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, लेकिन बनाना आपको क्या है कि इन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जिनमें फॉर्मूला होगा, जिनमें डायग्राम होगा, उसे आप पहले हल करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उस तरह के प्रश्नों को पहले बनाइएगा, ठीक है। चूँकि जो डायग्रामेटिक और आपका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें अंक कटने की संभावना खत्म हो जाती है और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही है और आपका पहला ही यूनिट से क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स 2 भाग में होता है, 2 खंड में होता है। पहला हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों पर विस्तृत ढंग से बात हो चुकी है पहले ही। लेकिन यहाँ पर देखिए, चूँकि 2 अंक की तरह हम लोगों को लिखना है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। अटपटांग कुछ भी नहीं लिखिएगा बहक चहक करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा, चूँकि अर्थशास्त्र में तो 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम इसी ढंग से लिखेंगे ना कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटे आर्थिक चरों एवं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि हम पूरी अर्थव्यवस्था का यहाँ पर अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का जो है वो हम मान लीजिए कि इनकम जानने का प्रयास कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का मान लीजिए हम मांग की जो है वो क्या मात्रा है इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम किसी एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके द्वारा जो किया गया मांग होगा ना पूरी अर्थव्यवस्था में से, तो करोड़ों लोग हैं,
तो पूरी अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोगों का अध्ययन नहीं किया जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बल्कि उन करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति का जो है आर्थिक व्यवहार हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी आमदनी कितनी है, या फिर वो बचत कितना करता है, कितने पैसे वो खर्च कर देता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कितना करता है। तो ये सब हम एक व्यक्ति या फिर एक परिवार, एक फर्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा व्यक्तिगत इकाई, और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इसके द्वारा जो किया गया मांग होगा, या फिर जो वस्तुओं की पूर्ति होगी, या फिर कह सकते हैं जो इसका आमदनी होगा, ये क्या है, ये छोटे आर्थिक चर हैं। क्या हैं? छोटे आर्थिक चर हैं, यानी कि एक व्यक्ति का मांग, एक व्यक्ति का पूर्ति, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया निवेश, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उत्पादन का स्तर, ये सब क्या होता है? छोटा आर्थिक चर होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप जान चुके हैं, व्यक्तिगत परिवार यानी कि इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म यानी कि इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत उद्योग इत्यादि का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी मैंने अलग से नोट कर रखा है। क्या लिखा है, इसे पढ़ लीजिए जरा। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच अ स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है, और इसमें हम लोग स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल या कह लीजिए कि इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल फैमिली, एक परिवार के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर एक देश के अंदर तो लाखों परिवार हैं और लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पर। तो उन करोड़ों और लाखों लोगों का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक परिवार का अध्ययन कर रहे हैं। और हो सकता है कि एक परिवार में 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं। तो यहाँ पर हम करोड़ों जो हैं परिवार के बारे में या फिर लाखों परिवार के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरी अर्थव्यवस्था में से सिर्फ एक परिवार के बारे में हम आर्थिक व्यवहार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा इंडिविजुअल फैमिली का स्टडी, जो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इंडिविजुअल फर्म, इसी ढंग से देश में तो कई सारे फर्म हैं, ठीक है, कई सारे इंडस्ट्री हैं। तो हम उन सब का एनालिसिस नहीं कर रहेंगे यहाँ पे। हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर यहाँ पर फैमिली, इन सब का स्टडी करते हैं। एक कंज्यूमर के बारे में जानना, एक प्रोड्यूसर के बारे में जानना, एक इन्वेस्टर के बारे में जानना किसका काम है? तो हम लोग इन सब को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बेस्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पर जो है वो इनके सभी सिद्धांत लागू होते हैं। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। ठीक है। और दूसरी बात कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग प्राइस थ्योरी यानी कि कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत भी कह रहे थे, है ना। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या पता कि किन ढंग से जो है हो सकता है कि अगली बार ये प्रश्न 2 अंक में नहीं बल्कि 3 अंक में पूछ दिया जाए, तो उस समय जो है वो सब सारा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका मार्केट वाले चैप्टर से है, और मार्केट का ही जो है मेन पहली बात पूछ दिया है कि बाजार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। तो हम लोग जानते क्या है भाई कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्रेता है, यहाँ पर विक्रेता है, तो दोनों के बीच में आजकल ना संपर्क स्थापित होना केवल जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि ये व्यक्ति उठ करके यहाँ आ जाए और बातचीत करे ना, ये दूर में भी बैठा हुआ है ना, और ये दूर में बैठा हुआ है तो भी बातचीत हो सकता है। आजकल जो है ना
टेलीकम्युनिकेशन जो है आ चुकी है ना, दूर से बातें कर सकते हैं हम लोग, इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो तरह तरह के हमारे पास साधन विकसित हो चुके हैं। तो अब जो है ना, क्रेता और विक्रेता को एक ही जगह पर आना जरूरी नहीं है, यानी कि एक स्थान का होना जरूरी नहीं है, बस क्रेता और विक्रेता के बीच में संपर्क स्थापित होना जरूरी है, चाहे तो वो संपर्क किसी भी तरीके से स्थापित क्यों ना हो। जैसे हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सभी जगहों से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से दूर किसी जगहों पर रखा हुआ प्रोडक्ट की डिमांड हम लोग कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे घर तक आसानी से पहुंच जाता है। तो हमने क्या किया, हम तो एक बायर थे, खरीदने वाले व्यक्ति थे, और जो है सेलर तो दूर बैठा हुआ था, है ना। तो उसने जो है फटाफट जो है क्या कर दिया, हमें सामान पैकिंग करके हमारे घर तक डिलीवर कर दिया, हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है ना, इकोनॉमिक रिलेशन क्रेता और विक्रेता के बीच। तो इस ढंग से कह सकते हैं कि दूर दिल्ली में बैठा वो कोई सेलर है और यहाँ पर झारखंड में बैठा कोई जो है वो बायर है, तो ये आसानी से दोनों के बीच में कांटेक्ट बन पा रहा है बाय, यहाँ पर कह सकते हैं ईमेल, ये फिर हो सकता है कि चिट्ठी के माध्यम से भी हो, हालांकि चिट्ठी का माध्यम अभी तो नहीं चलता है, हम लोग मैसेजिंग के माध्यम कह सकते हैं, उससे भी चल रहा है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, ईमेल के माध्यम से बात हो रहा है। तो ये सब सारे तरीके हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे डिटेल में समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाजार का मतलब उस पूरे क्षेत्र से है ना। क्षेत्र मतलब यहाँ पर कोई जो है फिजिकल क्षेत्र बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक या स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जो बॉन्डिंग बन रहा है हम लोगों के बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है ना, ये वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोला कि बाजार का मतलब उस पूरे क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता वस्तु की खरीद और बिक्री को प्रभावित करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कहे आते हैं भाई, तो वस्तु की खरीद और बिक्री को प्रभावित करने के लिए, यानी कि एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं ये क्रेता और विक्रेता। मैंने कहा था कि दुनिया के अंदर में जितने भी लोग हैं ना, सबकी आर्थिक जो है क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसीलिए तो एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर देखा जाता है। तो इसी ढंग से हम कह रहे हैं कि वस्तु की खरीद और बिक्री के लिए जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं क्रेता और विक्रेता, तो निश्चित तौर पर ये उनकी खरीद और बिक्री को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या हमने अंग्रेजी में लिखा है कि मार्केट मीन्स द इंटायर एरिया, वह संपूर्ण क्षेत्र वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु के खरीदार और विक्रेता, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कम इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, टू इफेक्ट द परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। उम्मीद है ये बात समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर जो है वो बायर और सेलर का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में कांटेक्ट का होना सिर्फ ज़रूरी है, और ये दोनों आपस में कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बायर के तौर पर अपनी मनचाहा वस्तुएं खरीद सके, और ये सेलर के तौर पर जो है अपनी वस्तुएं बेच सके, और ये बायर के तौर पर अपनी वस्तुएं खरीद सके। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट का होना सिर्फ ज़रूरी हो गया आजकल। एक दूसरे के क्लोज जो है यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक आना ज़रूरी नहीं है, बस एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित हो जाए किसी भी तरीके से, तो मार्केट ही कहलाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आ चुके हैं, ये भी आपका मार्केट से ही चैप्टर है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता रहित बाजार, यानी कि नॉन कंपटीशन मार्केट। तो वहीं से एक सवाल है, एकाधिकार का अर्थ लिखिए, यानी कि राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। ध्यान रखिएगा, एकाधिकार को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, मोनोपोली। तो इस ढंग से हम कहेंगे कि मोनोपोली जो शब्द है ना, ये मोनोपोली शब्द ग्रीक भाषा के मोनो शब्द से बना है ना, ग्रीक शब्द है ये मोनो, तो उसी से जो है बना है यहाँ पर, यानी कि दो टर्म दिखाई दे रहा है मोनोपोली में। एक है क्या, मोनो, तो मोनो का मतलब होता है क्या, एक, मोनो का मतलब एक, यानी कि सिंगल, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या होता है, तो पॉली का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में क्या, यहाँ पर विक्रेता। अलग अलग जो है विषयों में अलग अलग तरीके से पॉली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पॉली शब्द का जो है इकोनॉमिक्स में अर्थ लगाया जाता है क्या, विक्रेता। तो हम कह सकते हैं क्या, मोनो मतलब एक
और पॉली का मतलब विक्रेता। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि एक विक्रेता। तो मोनोपोली का तो हमने अर्थ बता दिया, ठीक है। तो इस ढंग से आपको लिखने हैं ताकि अंक पूरे के पूरे आपको मिल जाएं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने क्या लिखा कि द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया? मोनोपोली जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड है पहला भाई? मोनो, है ना। मोनो विच मीन्स सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और एंड दूसरा क्या है? पॉली विच मीन्स सेलर। पॉली का मतलब क्या? सेलर। तो इस ढंग से कह सकते हैं ना सिंगल सेलर, ठीक है। तो मोनोपोली का ये अर्थ निकलता है सिंगल सेलर यानी कि एक विक्रेता। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सो हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया है। अगर आपसे कहीं ये डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप इस डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि एकाधिकार एक बाजार की स्थिति है जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार क्या है? एक बाजार की स्थिति बता रहा है जिसमें कि केवल एक ही विक्रेता होता है। कितना? सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कि एक ऐसी वस्तु बिक्री कर रहा होता है जिसका कोई नज़दीकी स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में मान लीजिए कि एक ही विक्रेता है कोई वस्तु के लिए। दूसरा, बहुत सारे विक्रेता हैं लेकिन वो सभी जो है उस तरह की वस्तु नहीं बेचते हैं जिस तरह का ये बेच रहा है। यानी कि यह बेचारा जो है ना एक यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है कह सकते हैं। इसका यानी कि कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको जो है ये जो है यहाँ पर जो है गए तो आपको दूसरा कोई चांस मिल सकता है, दूसरे जगह खरीदने का मौका मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर सामान जो मिल रहा है ना वो अदर जगह पर कहीं नहीं मिल सकता, अन्य जगहों पर नहीं मिलेगा, आपको यहीं खरीदना पड़ेगा वो सामान, ऐसा है। तो यहाँ पर समझ लीजिए एकाधिकार क्या बता रहा है? बता रहा है एक बाजार की स्थिति जिसमें कि केवल एक ही विक्रेता होता है और जो केवल ऐसी वस्तु की बिक्री करता है जिसका कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं होता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी से हमने क्या मेंशन कर दिया कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली क्या है? एक मार्केट सिचुएशन इन विच जिसमें देयर इज ओनली वन सेलर सेलिंग अ कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि जिसका कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं होता, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि साबुन जो है ना अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शेप साइज कलर के आते हैं, लेकिन वो तो हो गया क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना। टूथपेस्ट भी अलग अलग कंपनियों के आते हैं, क्लोजअप आ रहा है, पेप्सोडेंट आ रहा है, डबल रेड पेस्ट आ रहा है, सेंसोडाइन आ रहा है, तो वो सभी क्या हैं? आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। लेकिन मोनोपोली मार्केट के अंदर में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि नज़दीकी स्थानापन्न की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। एक यानी कि यूनिक प्रोडक्ट एकाधिकार बाजार के अंदर बेचा जाता है और इसीलिए तो ये जो एकाधिकार है ना वो कीमत अधिक वसूलता है और कभी कभी ये जो है वो क्या करता है तो मूल्य विभेदीकरण करता है। ध्यान रखिएगा एकाधिकार बाजार क्या करता है, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। एकाधिकार बाजार जो है वो मूल्य विभेदीकरण करता है, यानी कि जिसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि एक ही तरह की वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से कई बार अलग अलग कीमत वसूल लेता है। अगर इसको लगा कि गरीब से कम कीमत वसूलना चाहिए तो वसूल लेगा कम कीमत, लेकिन वही वस्तु दूसरे को बेचेगा ना अमीर व्यक्ति को तो उससे अधिक भी कीमत वसूल सकता है। ऐसा कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा एकाधिकार बाजार में ऐसी स्थितियां होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी आपका मार्केट से ही पूछ दिया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको बता दें, आपका 23 नंबर का टोटल हमने जोड़ करके देखा है। ये मॉडल शेट में एमसीक्यू भी लेकर के हमने बात किया है। तो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ मार्केट वाले चैप्टर से पूछ दिया गया है। हम आपका इवेल्युएशन जो है किसी अगली वीडियो में जरूर बता देंगे कि किस ढंग से प्रश्नों को सेटअप किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। आप देख ही रहे हैं, हम आपको यूनिट वाइज भी बता दे रहे हैं कि कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है। तो ये भी आपका है नॉन कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी कि एकाधिकार की ही ना बात है, तो ये भी वहीं से क्वेश्चन है। देखिए एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द मोनोपोली।
मोनोपोली में जो है रिलेशन कैसा है आप समझ चुके हैं कि एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक निर्धारित की जाती है। क्या होता है, देखिए सीमांत लागत से ज़्यादा तय किया गया, यानी कि प्राइस ज़्यादा तय किया जाता है किसकी तुलना में, सीमांत लागत की तुलना में। सीमांत लागत मतलब कि एक हमें जो है मान लीजिए कि कलम बनाने का लागत 10 रुपये आ रहा है, तो हम 10 रुपये कीमत नहीं तय कर रहे हैं मोनोपोली के तौर पर, हम उसका कीमत जो है 12 रुपये या फिर 15 रुपये तय कर दे रहे हैं। यानी कि हमारे तो एक यूनिट का जो है बनाने में लागत कितना आया 10 रुपया, लेकिन हम उसका कीमत कितना रख रहे हैं 12 रुपया। तो इस ढंग से होता है मोनोपोली मार्केट में, यानी कि वस्तु का मूल्य जो है वो ज़्यादा तय किया जाता है सीमांत लागत की तुलना में। और इसीलिए फर्म जो होता है ना एक सकारात्मक आर्थिक लाभ कमाती है, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर लेती है। यानी कि इन अ मोनोपोली में क्या होता है, द प्राइस इज सेट एबव मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट की तुलना में देखिए ज़्यादा प्राइस सेट किया जा रहा है, हम कह सकते हैं क्या, एंड जो फर्म होता है वो अर्न करती है क्या, अ पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि अधिक जो है वो लाभ कमाती है। ढंग से देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कीमत और सीमांत लागत के बीच में, ध्यान रखिए कीमत और सीमांत लागत के बीच में अंतर जितना ही अधिक होगा एकाधिकारी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगा, यानी कि मोनोपोली पावर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत देखेंगे तो कीमत और सीमांत लागत के बीच में अंतर जितना कम होगा एकाधिकारी शक्ति भी कम रहेगा। ठीक है, यानी द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कोस्ट। सोचिए मार्जिनल कोस्ट की तुलना में प्राइस अगर ज़्यादा सेट कर दिया जाए और फिर भी वस्तुएं बिक रही है, इसका मतलब मोनोपोली का भाव तो बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि मोनोपोली पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके उल्टा देखेंगे तो क्या नजर आता है कि द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कोस्ट द स्मॉलर द मोनोपोली पावर, यानी कि जब कीमतें कम मिलनी शुरू हो जाएगी इसके जो है यानी क्या कह सकते हैं कि मार्जिनल कोस्ट और प्राइस के बीच का डिफरेंस, मार्जिनल कोस्ट और प्राइस के बीच का डिफरेंस अगर कम नज़र आया तो उस समय समझ लीजिए कि मोनोपोली पावर घटता है। ठीक है, और दोनों के बीच का अगर अंतर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि जो है वो कीमत तय कर दिया गया, मान लीजिए 15 रुपये में कोई वस्तु तैयार किया गया और उसका कीमत रख दिया गया है 20 रुपये, तो इन दोनों के बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस है 5 का डिफरेंस आ गया, तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम देखें अगर 15 रुपये प्राइस आया है, कोस्ट आया है और हमने मात्र रखा है 16 रुपये दाम, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 1 का, तो मोनोपोली पावर यहाँ पर कम हुआ। लेकिन अगर 15 रुपये की वस्तु जो है उसका दाम सेट कर दिया जाए मोनोपोली के द्वारा 20 रुपया, तो ये डिफरेंस 5 का आ गया, इसका मतलब मोनोपोली पावर ज़्यादा हुआ। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से कि ये जो हमारा प्राइस है वो रखा गया, या फिर कोस्ट है, रेवेन्यू है, सब सारा रहता है वाई एक्सिस पर, और जो हमारा आउटपुट है वो रहता है एक्स एक्सिस पर। और ये हमारा देख लीजिए एमआर ऐसे बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एआर भी बनता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, एमसी तो जानते ही आप नेचर कैसा होता है इसका, यू शेप का, जो कि ऐसे देख लीजिए। और हम लोग कंडीशन जानते हैं क्या कि जहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम में होता है ना, उसका कंडीशन है कि एमआर जो है वो एमसी के बराबर हो जाए। तो ये देख लीजिए एमआर है और हम आपको दिखाते हैं इसको दूसरे कलर से, ये देखिए एमसी है, तो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी तय हो गया, यानी कि आउटपुट। और ऊपर ले जाएंगे तो देखिए एआर वक्र को ही ना हम लोग प्राइस वक्र भी कहते हैं, यानी कि एआर ही क्या है, प्राइस वक्र है। तो ये हमारा देखिए प्राइस वाला है, तो इसको ऊपर में टच करवा देंगे यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि प्राइस इतना है। तो प्राइस यहाँ पर सेटअप किया गया है, जबकि कोस्ट देख रहे हैं तो यहीं से जो है निकल जा रहा है ना, यहाँ से निकलते हुए जा रहा है, इसका मतलब कोस्ट नीचे है और प्राइस देख लीजिए ऊपर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये मोनोपोली मार्केट के अंदर में होता है, जहाँ पर मोनोपोली का जो है पावर दिखता है कि वो ज़्यादा पावर यानी कि ज़्यादा जो पैसे अर्न कर रहा है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कम। एक देख लीजिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है भाई कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट्स, गिव एग्जांपल्स, उदाहरण दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि हम उन सभी व्यक्तियों को या फिर उन सभी संस्थाओं को आर्थिक एजेंट कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अब आर्थिक निर्णय लेने का क्या मतलब है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर में डिटेल में समझा दिया था, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, विस्तृत ढंग से। तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति या फिर वह संस्था जो आर्थिक निर्णय लेता है उसे हम आर्थिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए क्या है,
कौन कौन लोग हैं आर्थिक एजेंट? जैसे उपभोक्ता, है ना, आर्थिक एजेंट है, क्योंकि बेचारा सोचता है कि हम किन किन वस्तुओं का उपभोग करें। चूँकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है, तो ये लिमिटेड इनकम में से हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ही आर्थिक निर्णय लेता है। इसी ढंग से उत्पादक क्या है? उत्पादक करता क्या है कि इसके पास जो भी साधन है उसको लगा करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उन वस्तुओं और सेवाओं को बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का चेष्टा करता है। तो इसका उद्देश्य अलग हुआ और ये अलग तरीके से आर्थिक निर्णय ले रहा है। देश के अंदर में जो निवेशकर्ता होंगे, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूंजी को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लें। सरकार का भी इसी प्रकार से जो है आर्थिक निर्णय क्या होता है, सरकार हमेशा से कोशिश करती है कि देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका ठीक ढंग से, यानी कि पूर्ण और कुशल प्रयोग करें, ऑप्टिमम यूज करें और उन रिसोर्सेज के मतलब जो है योगदान से जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन हुआ उसे हम देश के लोगों के बीच में बांट दें, ताकि देश के लोगों का भलाई हो, देश के लोगों का कल्याण हो। कई बार सरकार जो है न्यूनतम कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं देती है, तो कई बार जो है कीमतें नहीं भी होती है, शून्य कीमतों पर भी वितरण करती है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में जो है अनाज का वितरण किया गया तो बिल्कुल शून्य कीमत पर, और कभी कभी जो उसके लिए कुछ प्राइस भी लिए जाते थे, 1 केजी 1.5 केजी प्रति केजी के हिसाब से, है ना। देखते होंगे आप लोग कि नमक जो है वो 1 केजी 1 रुपये जो है वो मिल जाता है आसानी से, 2 रुपये केजी गेहूँ, 1 रुपये केजी चावल, इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो ये सरकार का जो है आर्थिक नीति है, यानी कि जो वो आर्थिक निर्णय लेती है उसी का असर दिखता है ये सब, ठीक है। इसी ढंग से बैंक एक संस्था है, तो बैंक एक संस्था होने के साथ साथ में ये आर्थिक निर्णय लेता है कि हमारे पास जो पैसे हैं उनमें से हम कितना जो है अपने कस्टमर को, अपने जो है वो ग्राहकों को लोन दें और किस ब्याज दर पर दें और कितना हमारी की वसूली करें ब्याज, है ना। तो ये सब सारा जो है वो बैंक का आर्थिक निर्णय कहलाता है। इस ढंग से उपभोक्ता, उत्पादक, निवेशकर्ता, सरकार, बैंक, है ना, ये सब सभी क्या हो गए? आर्थिक एजेंट हो गए, ठीक है। चलिए उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है अंग्रेजी में, ध्यान दीजिएगा क्या हमने नोट किया है कि द पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, जो क्या लेते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, बैंक, ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं इकोनॉमिक एजेंट के। जैसे गवर्नमेंट हमने कहा ना कि डिसीजन ये लेती है कि देश में जो रिसोर्सेस हैं उसका किस ढंग से हम जो है ऑप्टिमम या फिर बेहतर यूज करें, ताकि देश के सभी जनता का जो है ज़रूरत आसानी से पूरा हो जाए, लोगों का भलाई हो, लोगों का वेलफेयर हो, यानी कि सोशल वेलफेयर मेन मोटिव रहता है गवर्नमेंट का। कि हम जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे का मेन मोटिव गवर्नमेंट का रहता है क्या भाई? सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना। एक बिजनेसमैन है तो इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि हम पैसे लगाएं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को यानी कि लगा देते, यानी कि पूंजी लगा दिया और उसी से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करने का प्रयास करता है। एक जो बैंक होता है वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि हम ग्राहकों को कितना लोन दे दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वसूली करें हम, है ना, ब्याज कितना वसूलें। तो ये सब सारा निर्णय लेती है कौन? बैंक, ठीक है। तो बैंक हो चाहे तो आपका बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट हो या फिर कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, इन्वेस्टर्स हो, ये सब सभी होते हैं क्या? आर्थिक एजेंट। जैसे हम भी एक आर्थिक एजेंट हैं और आप भी एक आर्थिक एजेंट हैं। आपके पास जब भी आपको पापा पैसे देते होंगे, ठीक है, आपके पापा जो है जब भी पैसे देते होंगे कुछ 1000 रुपये 2000 रुपये, तो आप जाकर के दोस्तों के साथ में जो है पार्टी वगैरह भी करते होंगे, किताबें भी खरीदते होंगे पढ़ने लिखने के लिए, या और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। तो सोच समझ के करते होंगे ना कि कहाँ पे हमने कितना खर्च करना है, नहीं करना है, तो सोच समझ के कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी क्या हैं? एक आर्थिक एजेंट हैं, चूँकि आप भी मनी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड आप भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख लीजिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। तो देखिए हम लोग जिस हिसाब से अपने बजट का हिसाब किताब रखते हैं ना कि कहाँ पर हमें कितना खर्चा करना है, सोचे भी जस्ट लोग रिलेटेड क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हैं, तो हिसाब किताब तो रखना बहुत जरूरी है। तो यही कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। यहाँ पर अपना बजट नहीं है, कंज्यूमर का बजट नहीं है, बल्कि पूरे देश का ही बजट है जिसे सरकारी बजट कहा गया है उसे, या फिर कह लीजिए उसे गवर्नमेंट बजट कह सकते हैं। तो एक देश में, है ना, एक देश के लिए एक बन रहा है और एक वित्तीय वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और चलता है 31 मार्च तक। तो ये जो पूरी समय अवधि होती है ना, जैसे मान लीजिए कि 2000 मान लीजिए अभी बजट पेश होने वाला है 2023-24 के लिए, ठीक है।
2000 यहाँ पर कह लीजिए 23-24 के लिए जो बजट पेश होगा ये आएगा कब? फरवरी के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था बजट देश के अंदर, लेकिन अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल से हमारा जो बजट है वो यहाँ पर चलेगा कौन? 1 अप्रैल 2023 और चलेगा ये कब तक? तो 31 मार्च 2024। तो वो वाला बजट प्रस्तुत होगा हमारा फरवरी के 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बजट है वो होता क्या है, इसे आप डिटेल में समझ लीजिए। कह रहा है कि एक देश में और एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की संपूर्ण अनुमानित प्राप्तियों, यानी कि कहाँ कहाँ से सरकार अनुमानित रूप से प्राप्त करने वाली है, कितने पैसे कहाँ से प्राप्त करेगी, प्रत्यक्ष कर से कितना प्राप्त होगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से कितना मिलेगा पैसा गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना मिलेगा। तो ये सब सारा क्या है? अनुमानित प्राप्तियाँ अनुमान कर रही है सरकार की, हमें यहाँ से इतने पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, और सरकार के खर्चे को व्यवस्थित रूप से दिखलाने वाली कागजात को ही हम लोग बजट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बजट में क्या होता है? अनुमानित खर्चे जो सरकार करने वाली है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, और सरकार के जो यानी कि खर्चे हैं, साथ साथ में सरकार कहाँ से कितने पैसे प्राप्त करने वाली है, इन सभी चीज़ों को एक कागज़ में दिखाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स जो होता है, तो वही हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एस्टिमेटेड डेटा शामिल होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन अ कंट्री, है ना, इन अ कंट्री फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो टाइम पीरियड होती है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर इंडिया के लिए। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स शोइंग द इंटायर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या होते हैं? संपूर्ण अनुमानित खर्चे होते हैं और प्राप्तियां भी शामिल होती है, रिसिप्ट्स भी शामिल होता है और एक्सपेंडिचर भी, लेकिन ये सब क्या होते हैं? एस्टिमेटेड होते हैं, यानी कि अनुमानित होते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के ये सब प्राप्तियां हैं, यानी कि पूरे देश की प्राप्तियां हैं और पूरे देश के खर्चे हैं ये सब। ठीक है, चलिए, जिसे हम सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसे हम बोल सकते हैं, जो कि अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है। इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ऐसे जैसे तैसे नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है कि कौन सा रिसिप्ट है, कौन सी जो है हमारी एक्सपेंडिचर है, ये सब अलग अलग दिखाया जाता है। इसमें से भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट की तरफ देखेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना, तो उसमें भी डायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आ जाता है ना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये ढांचे बने हुए हैं कुछ, इसके अंदर हम आपको डिटेल में जो है बजट वाले चैप्टर में समझा देंगे। ठीक है, चलिए, एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे भारतीय संविधान का जो है ना अनुच्छेद 112 के अंदर ये उल्लेख किया गया है, बजट का डायरेक्टली नहीं लिखा गया है कि बजट है, बल्कि वहाँ पर लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया है, तो उसे ही हम बजट समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड। क्या मेंशन किया गया वहाँ पर? आर्टिकल 112 में यहाँ पर लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा कि बजट को ही हम लोग, यानी कि सरकारी बजट को ही कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ पर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 के अंदर में, यानी कि अनुच्छेद 112 के अंदर में देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर, तो वहाँ पर उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, और उसे ही हम लोग क्या समझते हैं? तो बजट समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हम एक्स्ट्रा नोट कर दिए हैं यहाँ पे कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित तिथि पर संसद में, कहाँ पर? संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में क्या होता है? बजट प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि दिन और तारीख कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति तय करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इन इंडिया, भारत में द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन अ डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जो हमारे अभी जो है भारत के लिए वित्त मंत्री हैं, इनके हाथ में एक रेड थैला है और इसी के अंदर में कागजात होता है वो, जिसमें कि देश का पूरा जो है हिसाब किताब होता है आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि कहाँ पर हमारी सरकार कितने खर्चे करने वाली है और कहाँ से कितनी प्राप्त करने वाली है पैसे। तो ये सब सारा हिसाब किताब जो है इसमें मेंशन किया होता है, जो कि अनुमानित रूप से लिखा हुआ होता है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में जो रेड पेपर दिखाई दे रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके हाथ में जो रेड थैला है, इसी के अंदर में हमारा डॉक्यूमेंट्स शामिल रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या रहा है कि आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए हम लोग जब विदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं ना, तब ये पॉलिसी अपनाई जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा विदेशों से सामान खरीदते जाएंगे तो हमारे देश का पैसा आउटफ्लो हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसलिए सरकार इस तरह की नीति को अपनाती है। तो क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आयात प्रतिबंधों आयात प्रतिबंधों यानी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, और क्या आयात यहाँ पर शुल्कों के माध्यम से घरेलू उद्योग यानी कि जो हमारे देश के उद्योग धंधे होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार यह नीति अपनाती है जिसे हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। किसको? टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि घरेलू उद्योगों को जो है वो यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वो कंपनियां बर्बाद ना हो, ना डूबे, क्योंकि आप तो विदेशी वस्तुएं खरीद रहे हैं, आपको तो देश की वस्तुएं खरीदना चाहिए ना। तो इन सारी सिचुएशंस में गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लेकर के आती है जहां पर आपको बाधा डालती कि नहीं, अब तुम्हें विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदने देंगे, है ना, अगर खरीदना है तो तुम्हें इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश करती है सरकार, ताकि आप स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, देश की वस्तुएं खरीदें, और आपके जो पैसे हैं वो विदेश में ना जा पाए, यानी कि वो हमारा देश का ही कैपिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, है ना। आयात पर प्रतिबंध डालती है सरकार, कहती है नहीं, खरीदारी अब नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो इस ढंग से जो है सरकार टैक्स लगाती है, कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटीज भी चार्ज करती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं टैरिफ भी चार्ज करती है कई बार। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में ऐसा करती है। तो ये हमारा पॉलिसी कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गया होगा कि जब हम विदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो सरकार एक ऐसी नीति लेकर के आती है जहाँ पर हम देश की वस्तुएं खरीदने लगते हैं, विदेशी वस्तुओं की डिमांड कम कर देते हैं। तो यही हमारा है, यानी कि हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने देश में ही जो है देशों यानी कि अपने देश का ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। क्या ये देश के लिए अच्छी पॉलिसी है कि नहीं? देश के हित के लिए, क्योंकि उद्योगों का भी देश में रहना जरूरी है और कंज्यूमर का भी देश में रहना जरूरी है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। तो मिलेंगे फिर से अब अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और आसपास में साफ सफाई बनाए रखिए। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।